गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। फटाफट से आ जाइए सारे बच्चे। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज किसी को पता नहीं है क्या क्लास थी मॉर्निंग में? कल रात को तो बताया था सबको। चले क्लास को स्टार्ट करें क्या? सभी को गुड मॉर्निंग। चले, मेरी ओर से ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है। आई होप आपकी ओर से भी ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। क्लास की शुरुआत करती हूँ, फटाफट से आ जाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पेपर 2 साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है आपका ऑपरेंट लर्निंग थियरी का, ठीक है ना, जो कि स्किनर ने दिया हुआ था। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच जिन्होंने क्लास 3 के अंदर जो जो कमेंट किए उन लोगों को थैंक यू सो मच। यहाँ पर क्लास 2 वालों का यहाँ पर जो कमेंट है वो रखा गया है, तो रह गया है क्लास 3 वालों के लिए। तो क्लास 3 में जिन लोगों ने कमेंट किए उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे, ढेर सारी आपको पॉजिटिविटी दे और आप अपने गोल तक पहुंचो, यही शुभकामनाएं के साथ मैं आपका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसने दी है? तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से उठ कर आ सकता है, तो बीएफ स्किनर ने दी है। बीएफ स्किनर कौन थे? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये जो थियरी दी थी कब दी थी? 1938 में दी थी। और ये जो है स्किनर जो है वो मटेरियल मॉनिस्ट और पॉजिटिविज्म के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही साथ इनकी ये जो थियरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, उसको आरएस थियरी भी बोला जाता है। आरएस का मतलब है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी। टाइप आर थियरी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर फोकस रिस्पॉन्स पे किया गया है। इंस्ट्रूमेंटल कॉजल कैजुअल, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल कैजुअल कंडीशनिंग थियरी भी बोला जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थियरी भी इसको बोला जाता है। रेनफोर्समेंट थियरी भी इसको बोला जाता है। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किन पे किया था? रेट और पिजन पे किया हुआ है। चूहा और कबूतर है उनके ऊपर उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने जो बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ये उनकी बुक है, बुक का नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है। ये जो थियरी है वो थॉर्नडाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड लो इफेक्ट के बेस पे बनाई गई थी। 2 वे प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है, कि जो चूहा है तो ये चूहा है मान लो, ठीक है, ये चूहा है अगर, तो ये चूहा जब रिस्पॉन्ड करेगा तभी उसको क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। तो 2 वे प्रोसेस है, यहाँ से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ से उसको खाना मिल रहा है। उसके बाद है यहाँ पर बिहेवियर, एनवायरमेंट में बिहेवियर को शो करना, उसी को ऑपरेंट बोला जाता है। बिहेवियर और ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑन एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट के ऊपर जो बिहेवियर और ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करना, उसी को ऑपरेंट बोला जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो एक सीखने का सिद्धांत है, लर्निंग थियरी है, जो व्यवहार को बदलने के लिए क्या करती है? पुरस्कार भी देती है, रिवॉर्ड भी देती है, यानी कि रिवॉर्ड यानी कि रीइंफोर्समेंट भी देती है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट भी देती है एंड पनिशमेंट भी देती है, ठीक है। इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या स्किनरियन कंडीशनिंग भी बोला जाता है। एक्सपेक्टेशन क्या रखी जा रही है? रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। अगर चूहा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चूहा कोई भी बिहेवियर कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? रिवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए, रीइंफोर्समेंट लेने के लिए, ठीक है। आउटकम
गोवन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मतलब आउटकम किसके ऊपर, किसको मतलब कि जो है वो रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है कि आउटकम किस तरीके का मिलता है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आपको मतलब कि कंट्रोल करता है। जैसा रिस्पॉन्स करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। अगर रिस्पॉन्स जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके से आप करते हो, जिस तरीके से आपको बिहेवियर करने के लिए बोला गया है वैसा ही अगर आप बिहेवियर करते हो तो ही आपको रे इन्फोर्समेंट या रिवॉर्ड मिला जाएगा, अदरवाइज आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आउटकम है वो रिस्पॉन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये जो थियरी का जो बेस है वो आउटकम पे है, ठीक है। मतलब कि आउटकम क्या निकल के आता है, तो आउटकम पे के ऊपर इस थियरी का बेस है। यहाँ पर देखो तो ये आउटकम दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे और नेगेटिव रिस्पॉन्स पे। अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो आपको रेनफोर्समेंट भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा, यानी कि फूड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है, चूहे ने कोई क्रिया की, लीवर दबाया, लीवर दबाना वही उनका क्या होता है, एक एक्शन होता है, एक क्रिया उनको करनी होती है, यही रिस्पॉन्स के रूप में देखा जाता है। तो अगर चूहा जो है वो लीवर दबाता है तो उसको फूड मिलता है, और फूड क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। जब उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है तो वो क्या होता है, बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सीखने की गति जो है वो स्पीड में चली जाएगी, बिहेवियर जो है वो बढ़ जाएगा। नेगेटिव रिस्पॉन्स के क्या होगा, अगर चूहा गलत लीवर दबा रहा है या लीवर नहीं दबा रहा है तो उसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव रेनफोर्समेंट के रूप में क्या है, करंट शॉक है। इस करंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है ना, उसकी बात है, ठीक है। तो उसको करंट दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, चूहा वो क्या बिहेवियर करेगा, दोबारा से वो गलत बटन दबाने का बिहेवियर करेगा तो नहीं करेगा, यानी कि उस बिहेवियर में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। समझ रहे हो ना, कि जो बिहेवियर आप चाहते हो वैसा अगर आपको करवाना है, वो अगर पॉजिटिव मतलब कि लीवर दबाता है, जो लीवर उसको दबाना है वही लीवर अगर दबाता है तो उसे खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो उसका जो बिहेवियर है, जो सीखने का, लर्निंग का जो हम चाहते थे उस बिहेवियर में इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि चूहा ये काम करे, यानी कि गलत बटन दबाए। अगर हम नहीं चाहते और चूहे ने वो गलत बटन दबा दिया तो उसको क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तो अब चूहा जो है वो उस गलत बटन को नहीं दबाएगा, क्योंकि हम यही तो चाहते थे कि चूहा ये बिहेवियर ना करे, है ना। चूहे के इस बिहेवियर में क्या होना चाहिए, डिक्रीज आना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर बिहेवियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर यहाँ तक, चलिए। जस्ट वेट, ओके। चलिए अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पे, आते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट में क्या था कि स्किनर ने एक बॉक्स बनाया था, जिसको बाद में स्किनर के बाद में उनके जो शिष्य थे उन्होंने इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स नाम दे दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा हटा लेना। ठीक है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, पीएफ स्किनर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि स्किनर ने जो बॉक्स बनाया था उसको स्किनर बॉक्स नाम लिया गया है। उनके ही शिष्यों ने इसका नाम स्किनर बॉक्स रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि बॉक्स के अंदर देखो यहाँ पर 2 लीवर आपको बटन दिखाई दे रहा है। इनमें से रेड को क्या करना था, एक बटन को दबाना था। ठीक है, जो सही बटन है उसको दबाना था, जैसे कि ये रेड कलर का है, अगर वो दबाता है तो वो गलत है, और यहाँ पर ये वाला दबाएगा तो उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, है ना। तो अब भूखे चूहे को इस पेटी के अंदर, इस बॉक्स के अंदर रखा जाता है। भूखा चूहा जो है वो इधर उधर घूमता है, और अचानक से उसका जो पंजा है वो यहाँ पर पड़ जाता है, और एक बटन जो है वो दब जाता है, जहां से लीवर दब जाता है, जहां से उसे भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये भोजन उसने प्राप्त कर लिया, अभी उसने सीखा नहीं है, लर्निंग नहीं सीखी है, उसने ऐसे वैसे इधर उधर भटक के अचानक से ही सडनली हुआ है ना। तो बार बार ऐसे ही भूखे चूहे को अंदर डाला जाता था और बार बार उसे सिखाने की कोशिश की जाती थी। अगर वो गलत बटन दबा देता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, और वो सही बटन दबाता था तो उसको यहाँ से क्या दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। धीरे धीरे करके चूहा सीख गया कि किस तरीके से उसको करना है, यहाँ पर कि खाना लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले उसको रिस्पॉन्स करना होता है, उसके बाद उसको खाना मिलता है। यानी कि रिस्पॉन्स के रूप में उसे क्या करना पड़ता है, लीवर दबाना पड़ता है, और जब वो लीवर दबाएगा तभी जाके उसको खाना मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ पर पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर रही थी। चलिए, अब आते हैं रेनफोर्समेंट। यहाँ पर स्किनर ने जो बल दिया है वो रेनफोर्समेंट पे ज्यादा जोर दिया है। तो रेनफोर्समेंट जो है वो बिहेवियर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो, पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट दोनों चीजें अलग है। ठीक है, रेनफोर्समेंट क्या होता है कि बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, वो चाहे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगा चाहे वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा, लेकिन वो क्या करेगा, बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, सीखने की जो गति है उसको बढ़ावा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में 2 तरह की आपके रेनफोर्समेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जहां पर हम क्या करते हैं कि व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, जो बिहेवियर है उसको इंकरेज करने के लिए हम डिजायरेबल स्टिमुलस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे भाई, कौन सा स्टिमुलस है, डिजायरेबल, जो कि क्या करेगा, जो चूहा है उसको मतलब कि सीखने में हेल्प करेगा, है ना, उसके बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम डिजायरेबल स्टिमुलस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जबकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होगा, हम जो स्टिमुलस, जो बिहेवियर है उसको अगर हमें क्या करना है, उसको इंकरेज करना है, तो हम अनडिजायरेबल, जो हम नहीं चाहते हैं वैसे स्टिमुलस को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दोनों रेनफोर्समेंट काम करते हैं। चलिए, मूल रूप से रेनफोर्समेंट क्या करता है, बिहेवियर को इंक्रीज करता है। तो देखते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या होगा कि अगर कुछ देने से, ठीक है, एक ऐसा पुनर्बलन देने से क्या होगा, सीखने की गति बढ़ेगी, है ना। तो उसको ऐड किया जा रहा है। जैसे कि मान लो कि कमरे की सफाई करने के लिए बच्चे की प्रशंसा करना। अगर आपने बोला कि बेटा प्लीज कमरे की सफाई कर दो, है ना, और अगर आपने कमरे की सफाई कर दी तो फिर क्या होगा कि आप कहोगे कि बेटा वाह, तुमने तो बहुत अच्छी सफाई की है। तो ये क्या किया, आपने ऐड किया रेनफोर्समेंट को। कौन से रेनफोर्समेंट को, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को।
ठीक है ना। पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट को यहाँ पर ऐड किया, जबकि नेगेटिव रेइंफोर्समेंट में क्या होगा, नेगेटिव रेइंफोर्समेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमें ऐसा बिहेवियर चाहिए कि जो हम चाहते हैं कि बच्चा ये काम करे, है ना। लेकिन बच्चा नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि आपने बच्चे को बोला कि बेटा कमरे की सफाई कर दो, लेकिन बच्चा जो है वो मोबाइल में ही व्यस्त है, मोबाइल में ही गेम खेले जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर जो रुकावट डाल रहा है, जो नेगेटिव रूप में है, वैसी चीजों को आप क्या कर रहे हो, उसको हटा रहे हो। समझ रहे ना, उसको आप हटाओगे। वैसे स्टिमुलस को, जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, जो हम नहीं चाहते, अनडिजायरेबल स्टिमुलस है, उसको हम रिमूव करेंगे। यानी कि उसके हाथ से फोन छीन लेंगे और उसे कहेंगे कि अगर तू इतना काम कर लेता है फिर तुम्हें ये मोबाइल मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम उसको रिमूव करते हैं। ऊपर वाले में पॉजिटिव में ऐड करते हैं, नेगेटिव में रिमूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि दंड कैसा पुनर्बलन है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, दंड कैसा पुनर्बलन है। दंड का मतलब पता है ना क्या है, दंड का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है। दंड का मतलब यहाँ पर पनिशमेंट से है, तो पनिशमेंट कैसा पुनर्बलन है बताओ, पता है किसी को। चलो ठीक है, तो दंड जो है ना, बिल्कुल वो रेइंफोर्समेंट नहीं है। मैंने क्या बोला, रेइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों ही अलग अलग चीज है, ठीक है ना। रेइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। रेइंफोर्समेंट देने से सीखने की गति में बढ़ावा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो चाहते हैं वैसे बिहेवियर में इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो दंड है, पनिशमेंट है, वो कोई भी रेइंफोर्समेंट नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल सही मयूरी। चलो अब यहाँ पर आते हैं कि देखो, अगर हम पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट देते हैं तो बिहेवियर इंक्रीज होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टिमुलस, जो डिजायरेबल स्टिमुलस है, डिजायरेबल स्टिमुलस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हमें कोई अनडिजायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए, वैसा कोई स्टिमुलस है और वो स्टिमुलस क्या करता है, सीखने की गति में रुकावट डालता है, तो वैसे स्टिमुलस को हम अनडिजायरेबल स्टिमुलस कहेंगे। तो वैसे अनडिजायरेबल स्टिमुलस को हम क्या करेंगे, रिमूव करके, हम उसको रिमूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव रेइंफोर्समेंट। यहाँ पर भी इंक्रीज ही होगा, बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बच्चा जो है सफाई नहीं कर रहा है, मोबाइल आपने ले लिया, तो मोबाइल लेने के बाद क्या हुआ, बच्चे ने सफाई कर ली मोबाइल लेने के चक्कर में, तो ये बिहेवियर इंक्रीज हुआ, जो कि हम चाहते थे, है ना। और ये पहले वाले में तो वैसे भी, जैसे आपने बोला कि बेटा घर की सफाई कर दो, बच्चे ने कमरे की, घर की सफाई कर दी, है ना। तो उसको बोला गया कि तुम्हें चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट दे दी आपने, है ना। तो उससे क्या, चॉकलेट के चक्कर में उसने घर की सफाई कर दी। तो वहां पर भी तो मूल हमारा यहाँ पर बिहेवियर क्या था, हम कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चा घर की सफाई करे, है ना। तो यहाँ पर बच्चे ने घर की सफाई की, इसका मतलब है कि उसका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब डिक्रीज कब होगा, डिक्रीज पनिशमेंट दोगे ना तो बच्चे के बिहेवियर में डिक्रीज आएगा, मतलब कि क्या होगा, उसका बिहेवियर ठीक नहीं जाएगा। जैसे कि पॉजिटिव पनिशमेंट देते हैं हम, तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होगा कि हम उसे पनिशमेंट तो देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, एक सेकंड हम इसको पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, बाद में वहां पर आते हैं। तो पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट है, तो उसके अंदर देखो क्या होता है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव पनिशमेंट देते हैं
कब देते हैं, जब किसी व्यवहार को कम करने के लिए कुछ अप्रिय जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर भी कुछ ऐड किया जा रहा है। अब क्या ऐड किया जा रहा है, जो पसंद नहीं है वो, है ना, नापसंद चीजें, है ना। देखो अब यहाँ पर नापसंद चीजें ऐड की जा रही है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पर ये बोल दें, हाँ यहाँ पर है, अगर मान लो कि बच्चे ने यहाँ पर कुछ इमेजेस बताया गया है कि खाना उसने क्या किया है, जला दिया है। ठीक है, तो अब उसको डर लगेगा कि मम्मी क्या करेगी, अब पिटाई करेगी। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्कूल में सर ने बोला कि कल होमवर्क करके आना, अदरवाइज तुम्हें सजा दी जाएगी। तो बच्चा जो है ना वो क्या करे, सजा क्या है भाई, दंड क्या है, पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट से बचने के लिए, है ना, पनिशमेंट के से बचने के लिए वो क्या करेगा, होमवर्क करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर यह भी तो हो सकता है कि बच्चा जो है पनिशमेंट से क्या करता है, डर रहा है, तो उसकी वजह से वो स्कूल ही ना जाए, है ना। अगर वो सोचता है कि मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगा तो होमवर्क दिखाना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चे का जो बिहेवियर है कि स्कूल में होमवर्क लाने का, वो डिक्रीज हो गया है ना बिहेवियर उनका, है ना। तो पनिशमेंट ऐड की गई, इसी वजह से ये जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो गया। होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चे मार की डर से क्या करते, मार के डर की वजह से वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो बिहेवियर उनका डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा, नेगेटिव पनिशमेंट में ऐसी चीजें रिमूव की जाएगी, जैसे कि उसको जो पसंद है वैसी चीजें उसको रिमूव कर दी जाएगी। जैसे कि उसको मिठाई पसंद है ना, और आप उसको कोई कुछ कड़वा खिलवा मतलब के खाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो चॉकलेट लेके ही बैठा है, मुझे चॉकलेट ही खानी, चॉकलेट ही खानी, तो आप उससे चॉकलेट जो है वो क्या कर रहे हैं, चॉकलेट आप उसे छीन रहे हैं, क्या करें, छीन रहे। तो चॉकलेट अगर आप छीन लो और फिर आप बोलोगे कि पहले तुम ये करेले का जूस पी लो, उसके बाद चॉकलेट मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो क्या करता है, करेले का जूस तो वैसे भी नहीं पिएगा, है ना। तो उसी के चक्कर में वो क्या करेगा, वो यहाँ पर चॉकलेट भी नहीं खाएगा, करेले का जूस भी नहीं पिएगा। यानी कि आपका जो मकसद क्या था कि उसका बिहेवियर इंक्रीज करना था कि भाई वो करेले का जूस पिए, लेकिन उसने करेले का जूस भी नहीं पिया, चॉकलेट भी नहीं खाई, है ना। तो क्योंकि उसे पता है कि करेले का जूस पीने से बेटर है कि हम चॉकलेट को भी ना खाए, है ना। तो यहाँ पर रिमूविंग किया जा रहा है, किसको, चॉकलेट को रिमूविंग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, ठीक है। सजा उसे पसंद नहीं आती, इसलिए इससे बचने के लिए वो उस तरह के व्यवहार करना ही बंद कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। चलिए अब नेगेटिव पनिशमेंट की बात करते, तो नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा, हमने ये बताया आपको, रिमूव किया जाता है ना स्टिमुलस को। तो जैसे कि आप कुछ हटा रहे हैं ताकि कोई प्रतिक्रिया अवांछित व्यवहार कम हो जाए, है ना। ऐसा बिहेवियर जो हम नहीं चाहते हैं वो डिक्रीज हो जाए, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो बच्चे को तब तक टाइम आउट में रखना जब तक कि वह आक्रामक व्यवहार करना बंद कर। आपने कभी देखा है कि आपने या आपके भाई को कभी ऐसा हुआ होगा, या आपके आस पड़ोस में किसी ने ऐसा बिहेवियर किया होगा कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज्यादा जिद कर रहा है ना, तो उसको एक कमरे में पूर दिया जाता है। तो वो क्या है, और कमरे में तब तक रखा जाता है जब तक वो अपनी जिद को नहीं छोड़ता है ना। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव पनिशमेंट है, ठीक है। चलिए रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की बात करी है स्किनर ने। तो शेड्यूल जिसको हम अनुसूची भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है।
तो रेइंफोर्समेंट शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये निर्धारित करते हैं कि किसी वांछित प्रतिक्रिया, मतलब वांछित का मतलब जो हम चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स कितनी बार वो सुदृढ़ किया जाएगा, मतलब कि उसको क्या किया जा रहा है, सॉरी, ओके, चलो। तो यहाँ पर जो भी आपका डिजायरेबल रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सुदृढ़ किया जा रहा है, यानी कि उसको पक्का किया जा रहा है कि आप जो रिस्पॉन्स चाहते वही रिस्पॉन्स वो करे। स्किनर और उनके जो सहयोगी उन्होंने 4 तरह के ये जो शेड्यूल दिए हुए हैं रेइंफोर्समेंट के, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने 2 टाइप्स पहले दिए हैं, कंटिन्यूस रेइंफोर्समेंट और पार्शियल रेइंफोर्समेंट। कंटिन्यूस रेइंफोर्समेंट है उसके कोई टाइप्स नहीं, लेकिन पार्शियल रेइंफोर्समेंट है उसके उन्होंने 4 लेवल बताए हैं, 4 टाइप्स बताए हैं, ठीक है, लेवल नहीं 4 टाइप्स बताए। एक है इंटरवल और दूसरा है रेशियो। अब इंटरवल को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, फिक्स इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। और अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो को भी 2 भागों में बांटा गया है कि रेशियो फिक्स रेशियो और वेरिएबल रेशियो। इस तरीके से उन्होंने 4 पार्ट में पार्शियल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इंटरवल जो है ना वो इंटरवल आपका टाइम बेस है और रेशियो जो है वो रिस्पॉन्स बेस है, मतलब आप कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर रेइंफोर्समेंट मिलता है। इंटरवल की बात करें तो कितने टाइम तक आप रिस्पॉन्स करते हैं उस टाइम के हिसाब से क्या किया जा रहा है, आपको यहाँ पर रेइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। आगे देखिए तो कंटिन्यूस रेइंफोर्समेंट क्या है कि यहाँ पर कंटिन्यूस हर एक इच बिहेवियर, ठीक है ना, हर एक बिहेवियर के बाद क्या दिया जा रहा है, रेइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, या रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ठीक है। रिवॉर्ड का यहाँ पर स्किनर ने रिवॉर्ड के रूप में क्या दिया था, फूड दिया था, है ना। तो यहाँ पर आप जो भी बिहेवियर करोगे हर एक बिहेवियर के बाद आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, रेइंफोर्समेंट मिलेगा, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस रेइंफोर्समेंट। इज दिस क्लियर। जबकि हम बात करें पार्शियल की, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि कंटिन्यूस रेइंफोर्समेंट है ना वो एक बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने कोई बिहेवियर लर्न कर लिया है ना तो उसके बाद वो बेस्ड नहीं माना जाएगा, बिकॉज क्या होगा कि उसको पता ही है कि, है ना, कि आप सोचो ना कि हर एक बिहेवियर के बाद रिस्पॉन्स देना, रिवॉर्ड देना। अब बहुत सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं तो हर एक को आप हर एक मतलब कि रिस्पॉन्स के बाद आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप, ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। बच्चा हर एक काम कर रहा है, हर एक पूरे दिन में आप कितना रिवॉर्ड दोगे, कितना रेइंफोर्समेंट दोगे, है ना। तो इसी वजह से ये बेस्ड नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो अगर आपने कोई भी कार्य लर्न कर लिया है, सीख लिया है, तो उसके बाद की बात है। लेकिन हाँ, न्यू बिहेवियर अगर आप लर्न कर रहे हो, नया बिहेवियर सीख रहे हो, तो वहां पर ये बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अगर बच्चा चलना सीख रहा है तो धीरे धीरे उसको वो खड़ा होता है, तब आप उसको रिवॉर्ड देते हैं। फिर एक दो चाल चलता है तो वहां पर आप उसको रिवॉर्ड देते हो। फिर थोड़ा सा स्पीडली चलने लगता है तो उसको आप रिवॉर्ड देते हो। फिर क्या करते हैं, दौड़ने लगता है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हो। तो ये सही है कि भाई वो लर्न कर रहा है ना, अभी सीख रहा है, नया नया सीख रहा है, न्यू बिहेवियर सीख रहा है, तो उसके लिए कंटिन्यूस रेइंफोर्समेंट बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन सीखने के बाद अगर आप बात करो तो सीखने के बाद ये जो कंटिन्यूस रेइंफोर्समेंट है ना वो संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, क्यों संभव नहीं है उसका एग्जाम्पल दिया है कि किसी कंपनी में क्लर्क को उसके हर काम के लिए प्रशंसा नहीं दी जा सकती है ना। पूरे दिन प्रशंसा ही दे जाओगे, वो पूरे दिन कितना काम अच्छा हर एक काम अच्छा करता जाएगा, तो फिर आप कितनी बार प्रशंसा देंगे। लेकिन वह काम करना जारी रखता है क्योंकि उसे कभी कभार पुरस्कार और प्रशंसा मिलती है। ये देखो, ये कभी कभार वाला जो है ना, ये वाला किस में आएगा, ये वाला पार्शियल में आएगा, ठीक है ना, ये पार्शियल में आएगा। यहां तक क्या है आपका,
यहाँ तक आपका कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अब कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट में भी आपको दो तरह की चीजें देखने को मिलेगी, दो तरह की टर्म्स देखने को मिलेंगे। एक होता है शेपिंग और एक होता है चेनिंग। आपको याद रखना है कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट कहाँ पर यूज होगा, न्यू बिहेवियर लर्न करने के लिए, ठीक है ना। न्यू बिहेवियर को लर्न करना है तभी आपका ये कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट काम लगेगा। अब शेपिंग और चैनिंग भी उसी से रिगार्डिंग चीजें हैं। चलिए समझते हैं शेपिंग क्या होता है। तो शेपिंग एक टेक्निक है जिसका उपयोग करके हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या करते हैं, डिजायरेबल बिहेवियर करवाते हैं, ठीक है। हम जो चाहते हैं वैसा बिहेवियर स्टूडेंट के साथ, या फिर यहाँ पर जो स्किनर ने लिए थे पिजियन और जो रेट लिए थे उनसे उन्होंने करवाए थे, कि वो चाहते थे कि भाई जो चूहा है वो यहाँ से उसको छोड़ा जाए चूहे को, तो चूहा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचे और लीवर दबाए, है ना। तो यहाँ पर क्या स्टेप बाय स्टेप वो चले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, अब यहाँ पर आया तो उसको रेनफोर्समेंट दिया, ठीक है। फिर यहाँ तक आए तो उसको रेनफोर्समेंट दिए, यहाँ आया तो रेनफोर्समेंट। इस तरीके से इसको क्या किया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे ही एक एक स्टेप कंप्लीट करता है उसको क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे सिखाने की बात होती है। ये सिंगल गोल बिहेवियर होता है, मतलब कि आपको किसी एक ही गोल को सिखाना है, तो उसमें ये क्या होता है, शेपिंग किया जाता है। मतलब कि जैसे कि एक मटका बनाया जाता है, तो मटका बनाने के अंदर उसको शेप देना जरूरी होता है हर एक बार में, है ना। तो जब वो मिट्टी हाथ में लेते हैं उसके बाद वो जो चाक होता है ना, तो उस चाक पे आप मिट्टी को रखते हो और फिर घुमाते हो चाक को, तो वो जो पूरा बर्तन बनता है तब तक आपको उसको अलग अलग तरीके से धीरे 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 क्या करना पड़ता है, उसको शेप देना पड़ता है, फिर जाके वो एक मटका बनता है। तो एक ही गोल है, एक मटका बनाना है, ठीक है, तो वो एक ही गोल है। तो सिंगल गोल बिहेवियर होता है, यहाँ पर एक ही बिहेवियर को सिखाने का यहाँ पर मकसद रखा जाता है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक वीडियो लिया है, तो वीडियो को आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जैसे बच्चा जो है वो चलना सीखता है, एक बिहेवियर है चलना सीखना, ठीक है, एक ही गोल है, तो अब कैसे वो चलना सीखता है उसका यहाँ पर एक वीडियो है, हम इसको देखते हैं। देखिए, शुरुआत में बच्चा जो है वो क्या करता है, रेंगता है, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को पकड़ के खड़ा होता है ना। उसके बाद उसके मम्मी पापा जो है उसको पकड़ के चलवाने की कोशिश करते हैं, मतलब स्टेप लेने की कोशिश करवाते हैं, है ना। तो बच्चा देखो अभी बैलेंस बना रहा है ना, और चलने की कोशिश भी कर रहा है, मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है बच्चा, देख रहे हैं ना। फिर देखो वो चीजों को पकड़ के धीरे 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 चलता है ना, देख पा रहा है ना कैसे चल रहा है बच्चा, धीरे 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 करके। फिर अब फास्टली चल लेगा, पहले धीरे धीरे चल रहा था, अब क्या चल रहा है, फास्टली चल रहा है। अब उसके पापा के हाथ, पहले देखो उसके पापा ये मम्मी चलवाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो वहीं पर खड़ा रह गया था। अब वो खुद से कॉन्फिडेंस हो गया है कि हमें चल पा रहा है, तो वो चलने की कोशिश कर रहा है खुद से, है ना। अब किसी भी चीज को पकड़ नहीं रहा है, वो खुद से चल रहा है। फिर अब देखो वो खड़ा भी हो रहा है, खुद से खड़ा होके खुद से चलने की यहाँ पर देखो कोशिश की जा रही है ना। अब देखो वो रोड पे भी चलने लगा, ये लड़की है लड़का है पता नहीं, लगाया हुआ है। तो ये क्या था, पूरा चलने की जो प्रोसेस है, एक ही गोल था और उसी गोल को उसने अचीव कर लिया। स्टेप बाय स्टेप चला ना, धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं कि पहले ही चलने लग गया शुरुआत से ही, नहीं, पहले वो बैठना सीखा, फिर उठना सीखा, चीजों को पकड़ के एक एक स्टेप लेना सीखा, है ना। उसके बाद वो खुद से खड़ा होना सीखा, उसके बाद वो खुद से खड़ा होके चलना सीखा, और उसके बाद फास्टली चलना सीखा, है ना। तो ये एक सिंगल गोल बिहेवियर होता है जिसको हम शेपिंग बोलते हैं।
यहाँ पर देखो दूसरा एक एग्जांपल, जैसे कि हमें बच्चे को सिखाना है कि हाथ कैसे धोना है। कोरोना के टाइम पे हुआ था ना कि हाथ हैंड वॉश करने का भी तरीका समझाया गया था कि इस तरीके से आपको हैंड वॉश करना है। तो वो भी एग्जाम्पल किसका था, सिपिंग का ही एग्जाम्पल था कि पहले पानी का नल ऑन करो, ठीक है, उसके बाद अपने हाथों को क्या करो, पानी से उसको भिगो और फिर साबुन जो है साबुन अपने हाथ में लो और फिर आपके हैंड को क्या करो, वॉश करो, आगे पीछे अच्छे से उसको वॉश करो। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथों को धो देना है, फिर आपको नल को बंद कर देना है और उसके बाद आपके हाथों को ड्राई कर देना है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस सिंगल बिहेवियर है ना, हाथ धोने का सिंगल बिहेवियर है। तो वो क्या है आपका सेपिंग। ठीक है, अब आते हैं चैनिंग किसको कहेंगे। फिर तो चैनिंग जो होता है ना वो सिंगल बिहेवियर नहीं होता है, बहुत सारे बिहेवियर इकट्ठा किए जाते हैं और वो एक बिहेवियर के बाद दूसरा बिहेवियर होगा, दूसरे बिहेवियर के बाद तीसरा बिहेवियर होगा। इस तरीके से आपको एक के बाद एक बिहेवियर को यहाँ पर समझाना होता है। ठीक है ना, सिंगल जो बिहेवियर है वो तो आपने सिखा दिया, उसके बाद अब आप क्या करते हो, उसको बहुत सारे बिहेवियर एक साथ सिखाने की, स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब ये कैसा बिहेवियर हो गया है, ये बिहेवियर आपका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो गया है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, चीजों को ब्रेक डाउन कर करके सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले बच्चे को सिखाया जा रहा है कि भाई तुम उठना, ठीक है, देखो सोने के बाद उठने का भी एक प्रोसेस, अगर आप अकेला उठने का प्रोसेस समझा रहे हो तो वो तो आपका सेपिंग हो गया है। ठीक है, लेकिन आप ये समझाते हो कि सोना कैसे है, जैसे कि नहाना कैसे है, खाना कैसे है, वर्क कैसे करना है ना, लंच कैसे करना है, शॉपिंग कैसे करना है, ठीक है, फिर घूमने जाना है बाग बगीचे में, टाइम पे आपको क्या करना है, घर पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, टीवी देखना है, फिर रात को आपको बुक पढ़ना है, फिर सो जाना है। तो ये इंडिविजुअल बिहेवियर अगर आप सिखा रहे हो, एक एक बिहेवियर सिखा रहे हो पूरे प्रोसेस के साथ, तो वो तो आपका शेपिंग का हिस्सा होगा। लेकिन चेनिंग में क्या करेंगे, लिंक करेंगे, सारे बिहेवियर को लिंक करेंगे, पूरे दिन के रूटीन की जो भी चर्या है उन दिनचर्या को आप एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। चेनिंग आपने चैन देखी है ना, इस तरीके से होगी ना, चैन ऐसे ही होती है ना, एक सेकंड, ऐसे तो नहीं होती है, चैन में बताती हूँ। चैन होगी ना वो इस तरीके से एक दूसरे में क्या होगी, कनेक्टेड होगी, लिंक होगी। तो यहाँ पर भी यही कि एक बिहेवियर दूसरे बिहेवियर के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ और पांचवा छठवें के साथ, इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे कि आप सुबह उठे, उठने के बाद आपको नहाना है, ठीक है, वैसे उठने के बाद आप ब्रश करते हो, यहाँ पर पिक्चर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बोली थी, लेकिन बता देती हूँ। उठने के बाद सीधा ब्रश करोगे, ब्रश करने के बाद आप जो वॉशरूम वगैरह जाओगे, उसके बाद नहाओगे, नहाने के बाद आप क्या करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट के बाद आप ऑफिस या जहां पर भी जाते हो वहीं पर जाओगे। ठीक है, स्कूल जाते तो स्कूल जाओगे, उसके बाद आप लंच करोगे, लंच के बाद आप क्या करोगे कि कुछ सब्जियां वगैरह लेने जाओगे शाम के टाइम पे, फिर आप कहीं घूमने जाओगे, ठीक है, टाइम पे, शाम के टाइम पे, और उसके बाद आप फिर घर आके क्या करोगे, टीवी वगैरह देखोगे, उसके बाद आप सो जाओगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई के बाद आप सो जाओगे। तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल जो बिहेवियर है, उन सभी बिहेवियर को एक दूसरे के साथ क्या किया गया है, लिंक किया गया है, उसी को हम बोलते हैं चैनिंग। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर भी एक बिहेवियर करो तो फिर उसके बाद आपको क्या दिया जाता है, रेइनफोर्समेंट दिया जाता है। दूसरा काम करो तो वहां पर रेइनफोर्समेंट दिया जाता है, तीसरा काम करो तो रेइनफोर्समेंट दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो शेपिंग में है, तो शेपिंग में कैसे रेइनफोर्समेंट देते हैं, तो पहले आपने पानी के नल को ऑन किया तो वहां पर आपको रेइनफोर्समेंट रिवॉर्ड दिया गया, फिर आपने पानी से हाथ धोया तो मतलब पानी वाले हाथ किए तो फिर आपको वहां पर रेइनफोर्समेंट दिया गया, सौंप लिया तो आपको वहां पर क्या किया गया, रेइनफोर्समेंट दिया गया। ईच बिहेवियर के लिए आपको क्या किया जा रहा है, ईच मूवमेंट के लिए आपको यहाँ पर रेइनफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ईच बिहेवियर पे आपको क्या किया जाता है, रेइनफोर्समेंट दिया जाता है। चलिए
अब ये चैनिंग जो है ना वो भी दो टाइप की चैनिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड चैनिंग और दूसरी होती है बैकवर्ड चैनिंग। फॉरवर्ड चैनिंग में क्या होगा कि हर एक एक्टिविटी जो है उसके बाद उसको ना रिवॉर्ड दिया जाएगा, बच्चे के हर एक बिहेवियर के बाद उसको क्या किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है। यहाँ पर बच्चा अगर एक काम कर रहा है तो उसके बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो हर एक बिहेवियर पर उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन बैकवर्ड चैनिंग में क्या होगा, जस्ट बैकवर्ड के अंदर ना यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या मैम दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको दूसरी एक्टिविटी करने की परमिशन दी जाएगी। ठीक है, रिवॉर्ड की जगह पे क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको दूसरी एक्टिविटी करने की परमिशन दी जाएगी। जैसे कि अगर आप उठोगे तो ही आपको नहाने के लिए परमिशन मिलेगी, आप उठ ही नहीं रहे तो आपको नहाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने नहा लिया उसके बाद ही आपको क्या है, ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा। जब तक आप नहीं नहाओगे तब तक आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तभी आपको स्कूल या ऑफिस जाने के लिए परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आप ऑफिस या स्कूल नहीं जा सकते हो। ऐसा यहाँ पर बैकवर्ड चैनिंग में कहा जाता है। ठीक है, फिर अगर आप ऑफिस गए हो तो ऑफिस जाने के बाद ही आपको दोपहर को लंच करने को मिलेगा। अगर आप ऑफिस नहीं जाते हो, स्कूल नहीं जाते तो आपको लंच करने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक के बाद एक रास्ते, जैसे होता है ना गेम के अंदर क्या होता है कि पहला लेवल अगर आपने पार कर लिया है ना, उसके बाद ही आप दूसरे लेवल पे जा सकोगे, दूसरा लेवल खुलेगा, ओपन होगा, है ना। अगर दूसरा लेवल आपने पार कर लिया तभी जाके आपको तीसरे लेवल पे जाने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये आपका बैकवर्ड है, ये क्या है, बैकवर्ड चैनिंग है। ठीक है, समझ आ गया। फॉरवर्ड चैनिंग एंड बैकवर्ड चैनिंग। फॉरवर्ड में क्या होगा, हर एक एक्टिविटी के, हर एक बिहेवियर के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन बैकवर्ड में आपको हर एक बिहेवियर के लिए आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तक आप एक काम कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आपको दूसरा काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। चलिए अब आते हैं डिफरेंसेस देख लेते हैं चैनिंग और शेपिंग का। तो शेपिंग मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि जो इच्छित आउटकम होते हैं, हम डिजायरेबल आउटकम होते हैं उसके समान होता है, उन व्यवहारों को सुदृढ़ करते जो वांछित परिणाम के समान होते। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि धीरे 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 हम उन बिहेवियर को सिखाते हो जो हमारी डिजायर आउटकम है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जबकि चैनिंग में क्या होता है, चैनिंग में हम एक क्रम सिखाते हैं जो हमें अंतिम परिणाम की ओर ले जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर इनको एक एक बिहेवियर सिखाते हैं जो हमें क्या कहाँ ले जा रहा है, फाइनल आउटकम पे ले जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर फाइनल आउटकम पे जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, डिजायरेबल आउटकम होता है। ठीक है ना, डिजायर्ड आउटकम होता है, यहाँ पर फाइनल आउटकम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद शेपिंग में क्या होता है कि यहाँ पर सिंगल बिहेवियर होता है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल बिहेवियर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसमें उन व्यवहारों को सुदृढ़ करना शामिल है जो लक्ष्य व्यवहार के करीब है। ठीक है, ये ना आपके जो टारगेट बिहेवियर है उसके करीब है, वैसे ही बिहेवियर को यहाँ पर क्या किया जाता है, सुदृढ़ किया जाता है, यानी कि रेनफोर्सिंग किया जाता है। और जो नहीं है उन्हें अनदेखा किया जाता है। जो बिहेवियर आपके टारगेट बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। चेनिंग में क्या है, हर एक बिहेवियर के लिए आपको क्या किया जाता है, आपको रेनफोर्सिंग किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब तक जो लर्नर है ना वो पूरी तरीके से मास्टर नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक ये जो है श्रृंखला है, चैन है, वो चलती ही रहती है। ठीक है ना, जब तक आप मास्टर नहीं हो जाते उन चीज के अंदर तब तक आपके लिए वो
जो चेन है वो चलती ही रहती है। यहाँ पर टीचिंग अ चाइल्ड टू ब्रश देयर टीथ, देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि ब्रश कैसे करना है, वैसा वो बच्चों को सिखा रहा है। सिंगल बिहेवियर है ना, स्टेप बाय स्टेप सिखाओगे। पहले ब्रश यहाँ पर रखना है, फिर अंदर क्या बोलते हैं, तीत के बाद जो आता है ना अंदर के साइड में मसूड़े क्या बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उनको साफ करना है, ठीक है। वो सारी चीजें पूरी प्रोसेस बताई जाती है तीत करने की, तीत ब्रश करने की, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल देखो तो जैसे कि बेड मेकिंग प्रोसेस लर्निंग, यहाँ पर आप बेड कैसे बनाना है उसकी पूरी प्रोसेस आप उसे सिखाते हो। जैसे कि पहले जो चादर है उसको बिछाओ, है ना, पहले दूसरी वाली चादर को हटाओ, फिर सफाई करो, है ना। उसके बाद चादर को मतलब कि बेडशीट को आप बिछाओ। तो वो सारी चीजें जो है वो पूरी प्रोसेस यहाँ पर सिखाई जाती है, ठीक है। मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं, रजाई वगैरह जो है वो लाओ। वो अलग अलग बिहेवियर जो है वो यहाँ पर मल्टीपल बिहेवियर को ऐड किया जाता है चेनिंग के अंदर। अब आते हैं पार्शियल, ये तो थे आपका कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब आते हैं पार्शियल, या फिर आप इसको इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल में क्या होगा कि कभी कभार दिया जाना। पार्शियल का मतलब होता है कि टुकड़ों में बांट देना, कभी कभार रेनफोर्समेंट देना, ठीक है ना। तो यहाँ कंटिन्यूस नहीं देते हैं, कुछ समय के बाद देते हैं या कुछ रिस्पॉन्स के बाद देते हैं। लेकिन कंटिन्यूस, जैसे हम कंटिन्यूस में क्या था, हर एक बिहेवियर के लिए हम उनको रिवॉर्ड देते थे ना, वैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये पार्शियल जो रेनफोर्समेंट है वो किसी खास व्यवहार को कभी कभी सुदृढ़ किया जाता है। आपकी स्कूल कॉलेजों में यही तो होता है, कभी कभी ऐसे मतलब कि रिवॉर्ड दिए जाते हैं। जैसे कि अचानक से मैम बोल रही थी कि भाई कि कल जो लोग जो है ना वो अच्छे राइटिंग में होमवर्क करके आएगा तो उसको ये इनाम दिया जाएगा। तो वो क्या है, वो कभी कभार देते हैं, हर रोज तो होमवर्क के लिए आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना। तो वो है पार्शियल रेनफोर्समेंट। जस्ट वेट, चलो। ये जो है ना वो सीखना धीमी गति से हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो वांछित व्यवहार है लंबे समय तक चलता है। देखो कंटिन्यूस जो आपका रेनफोर्समेंट था ना उसमें हमें पता है कि भाई हर एक ईच बिहेवियर पे हम उसे रिवॉर्ड देते हैं तो बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है, वो सही है। लेकिन भूल भी जल्दी जाता है, जब आप उसको रिवॉर्ड देना बंद कर दोगे ना तो वो भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्शियल में ऐसा नहीं है। पार्शियल में क्योंकि अनएक्सपेक्टली उसको रिवॉर्ड मिलता है तो उसको यहाँ पर वेट नहीं करता है बच्चा, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखता है लेकिन लंबे टाइम तक उसको याद रहता है, ठीक है। लंबे समय तक वो बिहेवियर है ना उसके अंदर रहता है क्योंकि उसको उम्मीद रहती है ना कि हाँ अभी ये रिवॉर्ड का कभी ना कभी मिलेगा, है ना, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जस्ट एग्जाम्पल है। तो वो ना उसी की वजह से वो बिहेवियर जो होता है, डिजायर्ड बिहेवियर होता है, वो लंबे समय तक चलता है। इसीलिए ना सबसे अच्छा माना जाता है पार्शियल रेनफोर्समेंट। अगर आपने लर्निंग कर ली है ना तो लर्निंग के बाद अगर न्यू लर्निंग कर रहे हैं तो कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट अच्छा है। लेकिन अगर आप लर्निंग सीख चुके हैं, है ना, आपने सीख लिया है बिहेवियर करना, तो उसके लिए पार्शियल रेनफोर्समेंट है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जब आप सीख जाते हो ठीक है ना, ये बेस्ड होता है। अब यहाँ पर समझते हैं क्योंकि धीमी गति से जरूर सिखाता है लेकिन वो लंबे टाइम तक हमें याद रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जुआ का एग्जाम्पल दिया है, वो भी एक तरह का क्या है, पार्शियल। क्योंकि जुए में आपको पता है ना, जो ताज खेलते हैं उनको पता है कि भाई कभी ना कभी
जीत ही जाएंगे, है ना। कभी हार मिल रही है तो फिर जीतेंगे। शेयर मार्केट क्या है, ऐसा ही तो है ना। वो भी तो इसका एग्जांपल है पार्शियल रेनफोर्समेंट का। अगर शेयर बाजार जो हाई गया तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, लो गया तो आपको पैसे कम मिलेंगे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप हर बार नहीं जीतते, लेकिन कभी कभी जीतते हैं, है ना। तो ये बिहेवियर कंटिन्यूस बना रहता है, स्टॉप नहीं कर देते आप। पार्शियल शेड्यूल जो है उसको भी दो पार्टों में बांटा गया है, एक रेशियो शेड्यूल और है इंटरवल शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया कि रेशियो क्या होता है, रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है। किससे, रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स के बेस पे होता है। इंटरवल जो होता है वो किसके बेस पे होता है, टाइम के बेस पे होता है, ठीक है। कितने टाइम के बाद आपको रिवॉर्ड दिया जाता है उसके बाद। और यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या होगा, कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके बाद आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। अब रेशियो शेड्यूल जो है ना उसके अंदर वो ना सबसे स्ट्रॉन्गर रेनफोर्समेंट माना जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गर रेनफोर्समेंट कौन सा है सभी के अंदर, कंटिन्यूस, पार्शियल, सारे के अंदर, तो यहाँ पर माना जाता है रेशियो शेड्यूल है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इंटरवल शेड्यूल जो है उसको वीकर रेनफोर्समेंट माना जाता है, ठीक है। बहुत ही वीक रेनफोर्समेंट है, बहुत ही वीक रिवॉर्ड है। क्यों है वो भी आगे देखते हैं। अब इंटरवल शेड्यूल इज वीकर देन रेशियो शेड्यूल, ये तो हमने बता दिया। देखो रेशियो जो है उसके दो टाइप्स है, वेरिएबल और फिक्स। तो वेरिएबल रेशियो में भी वेरिएबल रेशियो जो होगा ना वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेइंफोर्समेंट अगर किसी को माना जाता है वो है आपका वेरिएबल रेइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशियो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा रेइंफोर्समेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वेरिएबल रेशियो जो रेइंफोर्समेंट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फिक्स रेशियो जो है वो इससे वेरिएबल रेशियो से कम क्या है, कम स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि आप उसको वीकेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या आता है कि रेशियो के बाद इंटरवल, रेशियो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इंटरवल क्या है, वीकेस्ट है। लेकिन इंटरवल में भी दो पार्ट है, वेरिएबल और फिक्स। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करनी है तो इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वेरिएबल इंटरवल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जबकि इंटरवल जो फिक्स इंटरवल है वो सबसे कम वीकेस्ट, सबसे ज्यादा वीकेस्ट है ना। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कहीं पर स्लाइड मिल जाए तो, हाँ चलिए यहाँ पर समझाती हूँ। देखो रेनफोर्समेंट शेड्यूल जो है ना, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट शेड्यूल है उसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो है कंटिन्यूस और दूसरा है पार्शियल। पार्शियल के भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है रेशियो और दूसरा है आपका इंटरवल, ठीक है। रेशियो जो है वो रिस्पॉन्स के बेस पे उनको रिवॉर्ड दिया जाता है और इंटरवल में टाइम के बेस पे क्या किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। रेशियो के भी दो टाइप्स हैं, एक है उसका वेरिएबल और दूसरा है फिक्स, ठीक है। इंटरवल के भी दो टाइप्स है, एक है वेरिएबल, दूसरा है फिक्स्ड। अब यहाँ पर समझो कि कंटिन्यूस है, उसमें तो कंटिन्यूस आप रिवॉर्ड दोगे, एक बिहेवियर किया रिवॉर्ड, 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 ठीक है, इस तरीके से। पार्शियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम मतलब आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स कर रहे हो या टाइम के हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो यहाँ पर उसके बाद कुछ यहाँ पर दिया, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर दे रहे हो, यहाँ पर नहीं दे रहे हो, यहाँ पर नहीं दे रहे हो, यहाँ पर दे रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। इसको पार्शियल बोला जाएगा। रेशियो के अंदर क्या होगा, रिस्पॉन्स में
ठीक है। रिस्पॉन्स की बेसिस पे यहाँ पर वेरिएबल को समझे तो वेरिएबल का मतलब होता है कि कभी भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए नहीं दिया, इसके लिए नहीं दिया, इसके लिए नहीं दिया, इसके लिए दे दिया, तो ये क्या है आपका मतलब कि मान लो कि इसने एक क्या बोलते हैं, इसने जो रिस्पॉन्स किए 3 बार रिस्पॉन्स किए, तो मैंने यहाँ पर उसको क्या किया, रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड दिया। यहाँ पर उसने 5 रिस्पॉन्स किए, यहाँ पर 6 रिस्पॉन्स किए, यहाँ पर 4 रिस्पॉन्स किए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। और मान लो कि इसने यहाँ पर अगेन 5 रिस्पॉन्स किया, तो मैंने यहाँ पर उसको रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कितने रिस्पॉन्स कर रहे हो, जब मन चाहेगा तब जो एक्सपेरिमेंटल होता है, जो प्रयोगकर्ता होता है, वो क्या करेगा, यहाँ पर रिवॉर्ड देगा, ठीक है। फिक्स में क्या होगा कि भाई आपने 3 रिस्पॉन्स किए, आपको रिवॉर्ड मिला, अगेन 3 रिस्पॉन्स किया, आपको रिवॉर्ड मिला, अगेन 3 रिस्पॉन्स किया, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिला, तो ये हो गया आपका फिक्स में। इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल टाइम के हिसाब से, तो वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं होगा, ठीक है। आपने 2 सेकंड के बाद रिवॉर्ड दिया, अभी आपको 5 सेकंड तक आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आप 3 सेकंड के बाद रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाइम है, पीरियड टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कभी भी आप मन चाहे तब यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे हैं। फिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स में क्या होगा, फिक्स में फिक्स हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद रिवॉर्ड, 2 सेकंड के बाद रिवॉर्ड, 2 सेकंड के बाद रिवॉर्ड, ये फिक्स होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट कौन सा है, रेशियो है। इंटरवल और रेशियो की तुलना करें तो रेशियो सबसे बेस्ट है। रेशियो के अंदर भी अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा माना जाता है, वेरिएबल वाला माना जाता है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल पार्शियल का ओवरऑल अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा रेनफोर्समेंट कौन सा है, तो आपको कौन सा लिखना है, रेशियो में वेरिएबल, ठीक है। सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर वीक की मैं बात करूं तो वीक कौन सा रहेगा, सबसे वीक इंटरवल के अंदर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड इंटरवल कैसा रहेगा, सबसे वीक, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अब कैसे है, तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं पार्शियल में मैंने कहा कि कभी भी हम दे सकते हैं रिवॉर्ड, ठीक है। इसका इस तरीके का नहीं है कि भाई कंटिन्यूस आप हर एक बिहेवियर के लिए आप उसको रिवॉर्ड करो, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल में 2 टाइप से, रेशियो के बेस पे और इंटरवल के रेशियो के बेस पे समझते हैं कि वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे कि फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना, रिस्पॉन्स फिक्स नहीं होंगे, कभी कभी हम वहां पर रिस्पॉन्स के बेस पे हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं सारे, चलो यहाँ पर समझ आ गया। सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएबल रेशियो को माना जाता है, सबसे वीकेस्ट जो है वो फिक्स इंटरवल को माना जाता है। फिक्स रेशियो और वेरिएबल इंटरवल दोनों मीडिएट मॉडरेट माना जाता है, मीडियम लेवल पे माना जाता है, ठीक है। अब आ जाते फिक्स रेशियो स्केड्यूल के अंदर क्या होगा कि केवल एक निश्चित संख्या में हम प्रतिक्रिया के बाद यहाँ पर नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्स फिक्स होंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप यहाँ पर क्या करोगे, रेनफोर्समेंट दोगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे कि 5 आइटम अगर आप खरीदो तो आपको यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। दोबारा से 5 आइटम खरीदो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या है, फिक्स है, रिस्पॉन्स फिक्स है। रिस्पॉन्स कौन सा है, खरीदना, तो आप, और वो भी कितनी, 5 आइटम खरीदना, तो 5 आइटम खरीदना वो रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स अगर आप करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो जिसको बोलते हैं फिक्स रेशियो। उसके बाद ही यहाँ पर वेरिएबल रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि जुआ, लॉटरी हो गई, लॉटरी में भी तो ये होता है ना कि पता नहीं चलता कि कब हमारा नंबर लग जाए, है ना। हम बोलते हैं ना कि हमारा लक होगा तो काम कर जाएगा, है ना। तो कभी भी नंबर लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो वैसे। लेकिन लॉटरी लेना बंद नहीं करते हो, जुगाड़ खेलना, आप जुआ खेलना बंद नहीं करते, बिकॉज आपको एक उम्मीद रहती है कि हाँ मुझे यहाँ से शायद जीत मिल जाए, शायद मेरा नंबर लग जाए, शायद मुझे पैसे मिल जाए, शायद मैं यहाँ पर सफल हो जाऊं, है ना। तो इसी वजह से आपके अंदर जो है ना वो चीजें बनी रहती है,
ठीक है, वो लर्न करने की जो इच्छाएं होती है ना, काम करने की इच्छाएं अंदर बनी रहती है। तो इसी वजह से रेशियो, जो वेरिएबल रेशियो है ना, उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फिक्स्ड इंटरवल की बात करते तो फिक्स होगा। ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से इतना टाइमिंग आप काम करोगे तो ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, टाइम फिक्स है, 2 सेकंड के बाद देना है, 3 सेकंड के बाद देना है, तो 3 सेकंड के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आरटीई के मुताबिक राइट टू एजुकेशन है ना, 2009 आया है हमारे ऑल इंडिया में। अभी ये राइट टू एजुकेशन चल रहा है। तो राइट टू एजुकेशन के तहत कहा गया है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। ठीक है, शुरुआत में ये था, अभी तो 5वीं कक्षा में एंड तीसरी में एंड 5वीं में, अभी और 8वीं में फेल, आई थिंक 8वीं में फेल करते हैं, नहीं पता नहीं, लेकिन तीसरी 5वीं में आप उसको फेल कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। तो पहले शुरुआत में ये जो राइट टू एजुकेशन आया, तब यहाँ पर कहा किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को पता है कि हाँ 1 साल खत्म होगा तो हम दूसरी कक्षा में आ ही जाएंगे, है ना, 2 साल खत्म होगा तीसरी कक्षा में आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा स्कूल जाए ना जाए, एग्जाम दे ना दे, लेकिन वो 2nd क्लास में तो आ ही जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिक्स इंटरवल रेशियो को इसीलिए सबसे वीकेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना लर्नर होता है ना, उसको पता है कि अगर मैं कोई वर्क करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन 2 सेकंड के बाद मुझे वैसे भी खाना मिलने वाला है, 5 सेकंड के बाद मुझे वैसे भी खाना मिलने वाला है, या मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है ना, वो काम करे या ना करे, लेकिन रिस्पॉन्ड करे या ना करे, लेकिन उसको रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। उसके बाद इसको ना स्केलअप भी बोला जाता है, इसको स्केलअप भी बोला जाता है। ठीक है, फिक्स इंटरवल जो है ना, उसको स्केलअप भी बोला जाता है। ठीक है, इसको स्केलअप भी बोला जाता है, तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, स्केलअप। चलिए, इसके बाद फिर स्केलअप जो है वो क्या होता है, उसको एक पैटर्न होती है। स्केलअप का मतलब होता है एक पैटर्न है। ठीक है ना, कि जहां पर आपको ना समय अंतराल की शुरुआत में व्यवहार धीरे धीरे बढ़ता है, फिर सुदृढ़ीकरण का समय आते ही तेजी से बढ़ जाता है। अभी देखो, शुरुआत में ना 2 सेकंड अगर आपके दिए हैं तो 1.5 सेकंड तक तो लर्नर है ना, कोई काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन लास्ट जो 0.5 सेकंड बचे हैं, माइक्रो सेकंड, तो उसमें वो क्या करेगा, अपना काम स्पीडली करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब 2 सेकंड होने आइए, तो फटाफट से मैं वहां पर काम करता हूं तो मुझे वहां पर रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसी चीज को एक स्केलअप बोला जाता है। एक पैटर्न बन जाती है कि लास्ट मोमेंट पे ही काम करना। जैसे कि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, काफी सारे, ठीक है ना, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, उनको तो मैं नहीं कहती, लेकिन जो लोग लास्ट में, एंडिंग में, एग्जाम टाइम पे जो पढ़ाई करने वाले होंगे, वो लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, एंड में जाके तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, 2-3 दिन, मतलब बहुत ज्यादा इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट ये मिलता है कि भाई उनको क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं तो फेल हो गया, है ना, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हुआ हूँ। समझ रहे हैं ना, तो वो इसी का एग्जाम्पल है फिक्स इंटरवल स्केड्यूल का। ठीक है, चलिए, यहाँ पर वेरिएबल इंटरवल की बात करें तो वेरिएबल इंटरवल में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद दिया जाएगा, टाइम फिक्स नहीं होगा। ठीक है, नो टाइम फिक्स, टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, टाइम वेरी कर रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पर 3 सेकंड के बाद रिवॉर्ड दिया, तो यहाँ पर हो सकता है मैं 5 सेकंड के बाद रिवॉर्ड दूं, यहाँ पर हो सकता है मैं 10 सेकंड के बाद रिवॉर्ड दूं, हो सकता है यहाँ पर 2 सेकंड के बाद भी रिवॉर्ड दूं, है ना, तो टाइम फिक्स नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ना वो फिक्स इंटरवल है ना, उससे तो ये अच्छा है। ठीक है, क्योंकि फिक्स में तो पता है ना कि भाई हाँ इतने सेकंड के बाद वैसे भी खाना मिलने वाला, काम करो या ना करो, है ना। तो यहाँ पर अब देखो, जैसे कि ये आरटी वाला एग्जांपल ही मैं दे देती हूँ। शुरुआत में जो कहा गया कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है ना, तो बच्चा क्या करता है, स्कूल में आता था, नहीं आता था, और
जैसे तैसे करके वो सेकंड क्लास में पहुंच ही जाता था, क्योंकि उसको पास करना कंपलसरी था, उसको फेल नहीं करना था, तो वो दूसरी कक्षा में आ जाता था। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजों को बताया गया, एनालिसिस किया गया, इम्पैक्ट भी देखी गई, और उसके बाद डिसाइड किया गया कि भाई पांचवी के बाद, पांचवी में बच्चा अगर देखो अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, और उसकी स्कूल की जो मतलब कि वो स्कूल में हाजिर नहीं रहता है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके चलते उसको आप फेल कर सकते हो, ठीक है ना, पांचवी कक्षा में आप फेल कर सकते हो। तो यहाँ पर अब बच्चे को पता नहीं चलेगा ना कि भाई हमें, उसको ये पता है कि पांचवी में फेल कर देंगे, तो उसको पढ़ना होगा, अगर पढ़ेगा नहीं तो उसको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ये उम्मीद तो है कि भाई रिवॉर्ड तो मिलेगा, है ना, पास होना है तो मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, स्कूल पे जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लर्नर को पता है कि भाई हाँ कुछ मतलब कि इतने कुछ टाइम के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद मुझे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से फिक्स इंटरवल से ज्यादा अच्छा वेरिएबल इंटरवल है, और वेरिएबल इंटरवल के से ज्यादा आपका कौन सा होगा, फिक्स रेशियो होगा, क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्ड करना होता है आपको, ठीक है। तो जब आप रिस्पॉन्ड कर देंगे तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि रिस्पॉन्ड ना भी करे, है ना, ऐसे ही बैठा रहे, तो ये भी यहाँ पर चांसेस मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिक्स रेशियो की, तो वहां पर आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ से फिक्स है, इतने मैं रिस्पॉन्स करूंगा तो मुझे वहां पर रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स करेगा। और उससे भी अच्छा कौन सा वाला है, वेरिएबल रेशियो है, यानी कि यहाँ पर उसे ये तो पता है कि वो रिस्पॉन्स करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसको वहां पर ये नहीं पता है कि कितने रिस्पॉन्स के बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा, इसीलिए वो प्रयत्न जारी रखता है, ठीक है, रुकता नहीं है, कहीं पर भी रुकता नहीं, अपने आप को एक्टिव रखता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपका वेरिएबल रेशियो जो है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है लर्निंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाली बात है, फिक्स होता है और वेरिएबल होता है। फिक्स में मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है, वेरिएबल के भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो वो आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब आते हैं कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को भी आपको याद करने की जरूरत है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, सहज पुनः प्राप्ति। देखो सहज पुनः प्राप्ति में क्या होगा कि जब लर्नर को बार बार रिस्पॉन्स दिया, मतलब देने के लिए आप मतलब उत्तेजित तो करते हो, लेकिन आप उसको रिवॉर्ड नहीं देते हो, ठीक है ना। रिस्पॉन्स के बाद नो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ही नहीं दिया जा रहा है। टीचर क्लासरूम में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ना ही कोई अफसर आता है, ना ही कोई चेकिंग आती है, ना ही कोई उनकी वाह करता है, तो फिर क्या होगा, टीचर जो है ना वो काम करना, जो अच्छा दिल से काम कर रहा था कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और उसी वजह से वो अच्छा काम कर रहा था, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से, है ना, उसके सामने कोई चीजें आ जाती तो फिर दोबारा से वो काम करने लगेगा, वो रिस्पॉन्ड करने लगेगा, जैसे कि पेवलोव में भी हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है। ये ना जो रिस्पॉन्स होता है वो दोबारा से अचानक से, ठीक है, सडनली यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद देखो जनरलाइजेशन, तो जनरलाइजेशन में अभी यहाँ पर एग्जांपल हमने स्किनर पेटी में लिया था ना, एक क्या था, रेड कलर का आपका बटन था, है ना, एक रेड कलर का बटन था, दूसरा कौन सा था, ग्रीन कलर का बटन था। तो अभी देखो समझो कि जो चूहा है, रेट है, जिसको स्किनर पेटी में, स्किनर बॉक्स में क्या किया गया है, रखा गया है, तो अभी उसको ये नहीं पता है कि उसको इस पे बिहेव मतलब कि रिस्पॉन्स करना है या इस बटन को दबा के रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो चूहा क्या करता है, दोनों बटनों को दबाने की कोशिश करता है, रेड को भी दबा देता है, ग्रीन को भी दबाता है, लेकिन अभी तक उसको नहीं पता है कि कौन से बटन को दबाने से खाना मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, जनरलाइजेशन हो गया। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, जब चूहे को पता चलेगा कि वो ग्रीन बटन दबाएगा तभी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, और जब वो रेड बटन दबाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है ना। तब ये जो भेद कर पा रहा है ना, उसी को डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये थी आपकी ऑपरेंट लर्निंग थियरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जरूर से बताना कि क्लास कैसी लगी कमेंट करके। ठीक है, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगी और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए अभी चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर यू। सबको जय श्री कृष्णा और सभी को हैप्पी होली। ठीक है, हैप्पी होली बोलना ही भूल गई बिकॉज जब मैं आई तब कोई नहीं आया था। ठीक है, मैं अकेली ही थी। तो हैप्पी होली सबको। और होली का जो पावन त्योहार है वो आप लोगों की लाइफ में बहुत ढेर सारी खुशियां लेके आए। यही शुभकामनाओं के साथ अभी क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है।